हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन दी ओनली वेपन। तो आज की वीडियो में हम DSSS PRT के लिए CDP की अगली क्लास जो है कंटिन्यू करेंगे। कल की क्लास में हमने चाइल्ड डेवलपमेंट के जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल होते हैं वो देखे थे, जो चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत होते हैं देखे थे। आज भी हम उसका अगला क्लास कंटिन्यू करेंगे क्योंकि और भी बचे हुए जो सिद्धांत है वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे इसके बाद वाला जो सिद्धांत है, इसके पहले के बाद वाला जो सिद्धांत है, ये होलिस्टिक प्रोसेस कॉन्सेप्ट। होलिस्टिक प्रोसेस कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है, यानी कि सर्वांगीण विकास सिद्धांत। ठीक है, देखिए कहने का मतलब है कि बच्चे में जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है ना, वो होता है कि जब शुरुआती एज में जब उसका इन्फेंसी पीरियड चल रहा होता है तो उसमें उसकी फिजिकल ग्रोथ बहुत तेज होती है। फिर उस वक्त पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका उतना अच्छा नहीं हो रहा होता है। ठीक है, और उसकी सोशियो इमोशनल भी अभी धीरे धीरे हो रही होती है, स्टार्टिंग फेज में रहती है। उसके बाद की जितनी भी एज आती है उसकी, उसमें उसकी फिजिकल ग्रोथ जो है डिक्रीज होती जाती है, बाकी दोनों कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल जो है वो इंक्रीज होती जाती है। ठीक, बट ये तीनों आपस में कहीं ना कहीं जुड़े हुए होते हैं। अगर एक पे इफ़ेक्ट पड़ता है तो बाकी दोनों पे भी 100% इफ़ेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब है कि ये जो तीनों विकास है ना, ये एक दूसरे को इफ़ेक्ट करते हैं। अगर एक में इजाफा हो रहा है, एक में बढ़ोतरी हो रही है, तो उससे दूसरे के भी ऊपर इफ़ेक्ट पड़ेगा, दूसरे में भी बढ़ोतरी होगी किसी न किसी वे में। ठीक, जस्ट सपोज कोई बच्चा है, उसके न्यूट्रिशन पे उतने अच्छे से ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो उसका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, यानी कि फिजिकल डेवलपमेंट उसका अच्छा नहीं हो पाएगा। बट अगर बच्चा अच्छे से खाना नहीं खाएगा तो उसके सोचने की क्षमता, वो हेल्दी नहीं रहेगा तो वो पढ़ाई लिखाई या फिर कुछ भी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर पाएगा, तो इस हिसाब से उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी क्या हो जाएगी, स्लो हो जाएगी। और अगर वो बीमार पड़ जाएगा तो उसकी सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट कहाँ से होगी भाई? जब वो सोच पाएगा, समझ पाएगा, घर से बाहर निकलेगा तभी तो कुछ होगा। तो ये तीनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है, चाइल्ड डेवलपमेंट के सिद्धांत को बोलते हैं हम एक तरह से सर्वांगीण विकास सिद्धांत भी कह सकते हैं, यानी कि होलिस्टिक प्रोसेस है डेवलपमेंट का एक बच्चे के अंदर, एक मनुष्य के अंदर। डेवलपमेंट के जितने भी एस्पेक्ट होते हैं उसमें जो मेजर एस्पेक्ट होते हैं फिजिकल, कॉग्निटिव और सोशियो इमोशनल होते हैं। पर और भी बहुत ज़्यादा बहुत सारे जो है क्षेत्र हैं, अगर हम एक एक करके परत दर परत उभारते जाएंगे तो बहुत सारे क्षेत्र हैं, बट ये तीनों इंपॉर्टेंट हैं। तो प्रत्येक जो एरिया, प्रत्येक जो एस्पेक्ट है ना डेवलपमेंट का, वो सब आपस में जुड़ा हुआ है। एक के इफेक्ट होने से दूसरा भी इफेक्टेड होगा ही। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे बनता है कि हमारा डेवलपमेंट का मोड क्या होता है, तो ओवरऑल होता है, सर्वांगीण विकास होता है। इसीलिए जब बच्चों को क्लास में पढ़ाया जाता है तो आपको गाइडलाइन में भी यही होती है, मिला होता है कि बच्चों के सर्वांगीण विकास पे ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं होता कि बच्चे का जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस होता है उसमें केवल पढ़ने को नहीं होता है, उसमें खेल कूद, उसके माइंड, उसकी लॉजिकल थिंकिंग इम्प्रूव करने के बहुत सारे एक्टिविटीज़ करके पढ़ाने की बात क्यों कही जाती है, ताकि हम उसके तीनों प्रकार के डेवलपमेंट को साथ लेके चल सके। ताकि क्योंकि हमें पता है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट का मोड होता है वो होलिस्टिक होता है। हर तरह के क्षेत्र में डेवलपमेंट एक ही समय होता है, एक ही साथ धीरे धीरे। हाँ, ये हो सकता है किसी क्षेत्र में जो है स्लो हो सकता है, किसी क्षेत्र में थोड़ा अधिक हो सकता है, बट होता सब में एक साथ ही है। ठीक है, सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, एक के इफेक्ट होने से दूसरा भी इफेक्ट होगा। काफ़ी ज़्यादा ही हम समझ लिए इसको। चलिए आगे वाला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बोलता है डेवलपमेंट जो है एक क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट का क्या मतलब है? संचयीकरण। अच्छा, आपको अपने बचपन की कोई बात याद होगी, अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई की है या फिर इंग्लिश मीडियम में भी होती है चीज़ें, कि हमको बचपन में मॉरल स्टोरी सुनाई जाती है, पढ़ाई जाती है कि लालच बुरी बला है, ईमानदारी से रहना चाहिए, ये सारी चीज़ें, सफलता ही ये कुंजी है सफलता की, ईमानदारी, ये सारी चीज़ें जो है हमें बचपन में सिखाई जाती है। बट हमें ये अभी तक याद है। क्यों याद है? क्योंकि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कहीं ना कहीं क्यूमुलेटिव कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। मतलब हमें अब तक हमने जितना भी एक्सपीरियंस किया है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में रहता है, और हम उन्हीं सारे अनुभवों के आधार पे आज अपने प्रेजेंट में खड़े हैं, क्योंकि हमने लंबा सा सफ़र तय किया है। मतलब अपने अनुभवों का जो सफ़र तय किया है वो हमें आज स्टैंड करने में मदद करती है। हम जितना अनुभवी होते हैं उतना ही हमारे जो है एक्सप्लोर करने की जो पावर है, जो क्षमता है, वो बढ़ जाती है। कहने का मतलब है, एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। एक बच्चा है जो गांव का बच्चा है, ठीक है, आप उसको ले लो, और कोई शहर का बच्चा है, ठीक है।
एज यू नो, गाँव के बच्चे एकदम बहुत ज़्यादा एक्टिव, हर चीज़ों को करने में बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, शहर के बच्चे उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। तो आप इनको, अब ये जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो आप इनको जब देखते हो तो क्या होता है, इसके अंदर जो एबिलिटी वगैरह दिखती है वो उसके बचपन से जो उसने एक्सपीरियंस किया है, जिस माहौल में रहा है, वो सारी चीज़ों का निचोड़ आपको उस फेज में उसको दिखता है आपको। और वही जो आप शहर वाले बच्चे को देखते हो तो उसने भी जो बचपन से एक्सपीरियंस किया है, लेजीनेस या फिर जो भी चीज़ें हैं, मैं ये नहीं कह रही आलसी होते हैं, बट मोस्टली बच्चों में ये चीज़ें देखी जाती हैं, तो वो सब आपको रिफ्लेक्ट होगा उसके उस एज में। ठीक है, चाहे वो उसकी सीख की बात हो, चाहे उसकी मेंटल एबिलिटी की बात हो। जैसे शहर का बच्चा आपको फटाफट इंग्लिश बोलता हुआ दिखेगा, तो उसने बचपन से ही इंग्लिश पढ़ी है। तो हम बचपन से लेकर जो भी एक्सपीरियंस अब तक करते हैं, वही हम जो है हमारे डेवलपमेंट पे उसका सीधा इफेक्ट पड़ता है, वही हम क्यूमुलेट करते हुए आते हैं। ठीक, अगला हमारा कॉन्सेप्ट है डिफ्रेंसिएशन वर्सेस इंटीग्रेशन का सिद्धांत। ये क्या कहता है भाई, देखिए, डिफ्रेंसिएशन कहता है विभेदन की क्षमता, मतलब चीज़ों में डिफरेंस करने की जो एबिलिटी है, मतलब चीज़ों में अंतर करने की जो एबिलिटी है वो। ठीक, एक बच्चे में जो चीज़ों में जो डिफरेंस करने की जो एबिलिटी होती है बचपन में कम होती है, धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती जाती है। इसका एक बड़ा फेमस एग्जाम्पल है, जैसे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसको जब भूख लगी होगी तो भी वो रोएगा, उसको कहीं से चोट लगी तो भी वो रोएगा, उसको अगर कुछ हो गया, ऐसा फील हो रहा है अनईजी सा, तो भी वो रोएगा। मतलब वो हर चीज़ को शो करने के लिए सिर्फ रोने का ही सहारा लेता है। बट जैसे ही वो थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, वो चीज़ों को बताता है कि मुझे ये प्रॉब्लम है। अभी आप रोएंगे थोड़ी ना, आपको भूख लगी है तो, या फिर आपको किसी ने मार दिया तभी आप रोएंगे, या आप तभी भी नहीं रोएंगे, उल्टा मार ही देंगे। बट हाँ, हमें जब बहुत कहीं चोट लगे या फिर कुछ ऐसी हालात हो जाते तभी हम रोते हैं। तो हमारे इमोशंस को शो करने का जो तरीका है ना, वो चेंज हो गया है। पर एक छोटे से बच्चे में इमोशंस को शो करने का जो तरीका है वो सिर्फ रोना है। वो सिर्फ रो के ही दिखाएगा, ज़मीन पे लौट के दिखाएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं पसंद, मुझे नहीं चाहिए। ठीक, तो ये क्या है, ये उसके इमोशंस में रिएक्ट करने के तरीके में डिफ्रेंसिएशन है। मतलब वो जैसे बड़ा हो रहा है, उसके अपने भाव को समझाने के तरीके में चेंजिंग आ रही है। वो बोल के समझाता है, वो बोलता है मुझे ये चीज़ नहीं पसंद है, मुझे भूख लगी। आप अगर बोलते हो एज अ पेरेंट कि अभी थोड़ी देर बाद खाना मिलेगा, तो वो रह सकता है, वो बर्दाश्त कर सकता है, वो शांति से बैठा भी रहेगा। पर छोटा बच्चा तो नहीं बैठा रहेगा, वो रोने लगेगा। तो ये चीज़ होती है डिफ्रेंसिएशन की, मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारी विभिन्न परिस्थितियों में रिएक्ट करने की जो स्किल है वो बढ़ती जाती है। उम्र के साथ डिफरेंस करने की जो पावर है, एबिलिटी है, वो बढ़ती जाती है। ठीक, ये चीज़ होता है डिफ्रेंसिएशन की, डेवलपमेंट की थ्योरी, डिफ्रेंसिएशन का जो सिद्धांत है डेवलपमेंट में, यानी कि उम्र बढ़ने के साथ डिफरेंस करने की जो एबिलिटी है बढ़ती जाती है, सीधा सा मतलब। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन में आप जब क्रिकेट खेलता है कोई बच्चा, या कोई भी क्रिकेट खेलता है जब, तो आप एक हाथ से तो बैट पकड़े रहते हो, ठीक है, ऊपर से आपकी आंखें सीधे बॉल पे रहती हैं। बॉलर आता है, बॉल फेंकता है, आप एकदम धड़ाधड़ उस पर छक्के चौके लगा रहे हो। कैसे लगा रहे हो, आपकी आंखें तो यहाँ पे हैं, हाथ इधर काम कर रहा है। अभी आप एक छोटे से बच्चे को बैट बॉल पकड़ा दो, बॉल आएगा, वो मार ही नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी जो इंटीग्रेट करने की क्षमता है ना, आँखों को अपने होल्ड करना, फिर आँखों को आंखें जहाँ देख रही हैं उस चीज़ को होल्ड करना, अपने हाथ को कंट्रोल करना, मतलब उसके सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की जो पावर है ना, अभी उसके अंदर नहीं आई है। जैसे आप एक छोटे से बच्चे को पेन भी पकड़ाओगे ना, तो वो उतने अच्छे से नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि वो अपनी पूरी उंगलियों को उतने अच्छे से अभी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, इंटीग्रेट नहीं कर पा रहा है, एक जगह फोकस नहीं कर पा रहा है। ठीक, बट एक बड़े बच्चे में ये सारी चीज़ें होती हैं। क्यों, क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ साथ इंटीग्रेट करने की जो क्षमता है, जो एकीकरण की जो क्षमता है, स्किल है, वो भी बढ़ती जाती है, डेवलप होती जाती है। ठीक, इसका एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं कि जब हम कार चलाते हैं, कार हम ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारा हाथ स्टीयरिंग पे है, फिर चीज़ें पैर गियर पे है, फिर आंखें सड़क पे हैं, मतलब हम सब कुछ एकदम कंट्रोल कर रहे हैं। 4-5 एक्शन एक साथ ही हम प्ले कर रहे हैं और बड़े आराम से उसमें बात भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, गाना सुन रहे हैं। हमारी सारी जो सेंस हैं सब एक्टिव हैं और सब काम कर रही हैं, सब एक जगह फोकस है कि भाई हम कार चला रहे हैं और बड़े अच्छे से चला रहे हैं। तो ये चीज़ क्या होती है, यही हम बोलते हैं इसको इंटीग्रेशन की क्षमता, जो कि अब एक छोटा सा बच्चा तो कार नहीं चला पाएगा ना, वो धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ अपनी छोटी वाली गाड़ी भी उम्र बढ़ने के साथ ही चला पाएगा। वहाँ पे भी उसको फोकस करना होता है, पैडल मारना होता है, देखना होता है। तो ये सारी चीज़ें उम्र बढ़ने के साथ साथ इंटीग्रेशन की क्षमता भी बढ़ती है। तो ये सिद्धांत यही बताता है कि
डेवलपमेंट में जो है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन किस तरह से होता है, किस तरह से डेवलप होता है। अगली हमारी जो थ्योरी है वो है प्रिंसिपल ऑफ प्लास्टिसिटी, या फिर कह सकते हैं फ्लैक्सिबिलिटी का जो सिद्धांत होता है या लचीलापन का सिद्धांत होता है। कहने का मतलब है कि हमारे जो इमोशंस है ना, ह्यूमन बीइंग को भगवान ने ऐसा बनाया है कि उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें जो हैं एक टाइम तक होल्ड नहीं रहती हैं। जैसे कि मान लो अभी एक बच्चे को जो है टीचर ने डांटा, वो थोड़ा देर रोएगा फिर भूल जाएगा, ठीक, यानी ये फ्लैक्सिबिलिटी उसके अंदर काम कर रही है। वैसे ही हमारे अंदर है कि हम एग्ज़ाम दे के आए, एग्ज़ाम मान लो बेकार हो गया, थोड़ी देर परेशान हुए, थोड़ा देर अच्छा नहीं लगा थोड़ी देर, फिर उसके बाद कुछ और काम में व्यस्त हो गए, हम भूल गए। तो ये क्या है, ये हमारे मेमोरीज़ की फ्लैक्सिबिलिटी है कि कुछ चीज़ें जैसे आ रही हैं, वो जो पुरानी वाली चीज़ है वो चली जाती है, वो रिप्लेस हो जा रही है नई चीज़ों से, ठीक। ये हमारे अंदर सिस्टम में फिट है ऐसा। और ये डेवलपमेंट की एक फ्लैक्सिबल प्रक्रिया कही जाती है कि चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर ये चीज़ देखने को मिलती है कि बचपन में जैसे आपको बचपन की बहुत सारी बातें नहीं याद होंगी, वो आपके इस वक्त की मेमोरीज के थ्रू रिप्लेस हो चुकी है, इरेज भी में भी हो सकती है। पर कुछ चीज़ें जो आपके दिल के बहुत करीब है या फिर आप एकदम आपके कोर मेमोरीज में फिट है, वो आपको याद रह सकती है, बट मैक्सिमम चीज़ें हम भूल जाते हैं ड्यू टू दिस सिद्धांत कि डेवलपमेंट इज अ फ्लैक्सिबल प्रोसेस। इसमें क्या होता है, जो हमारे थॉट प्रोसेस हैं और भी चीज़ें हैं वो क्या होती हैं, टाइम के साथ जो है बदलती रहती हैं, रिप्लेस होती रहती हैं, नई चीज़ें ऐड होती जाती हैं, ठीक। तो ये हमारे तन्यता का सिद्धांत या फिर लचीलेपन का सिद्धांत, जो भी आप कह सकते हैं, वो है। अगला हमारा जो सिद्धांत है वो है बायो इकोलॉजिकल सिद्धांत, जो कि ब्रॉन बेफ ब्रेनर ने दिया था, कि जो साइकोलॉजिस्ट, और इन्होंने बताया था इस थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी में इन्होंने चाइल्ड को सेंटर में रख करके उसका जो उम्र के साथ और जितने भी हमने फेज पढ़े हैं, 5-6 जो फेज पढ़े हैं बच्चे, 5 फेज जो पढ़े हैं डेवलपमेंट के, उन सबको इन्होंने देखा है कि किस तरह से एक बच्चे के अंदर क्या चेंजिंग आ रही है उसके प्रत्येक एज में। तो उसको इन्होंने एक ग्राफ के माध्यम से जो है समझाया है। इन्होंने बताया है किस तरह से, तो 5 स्टेज इन्होंने बताई है। पहले चाइल्ड को सेंटर में रखा है, फिर पहला फेज बताया है इन्होंने माइक्रो सिस्टम, सेकेंड वाला जो बताया है मीजो सिस्टम, थर्ड इज एक्सो सिस्टम, फोर्थ इज मैक्रो सिस्टम एंड लास्ट 5th इज क्रोनो सिस्टम। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ये सिस्टम में इन्होंने क्या सिखाया है हमको। ये बताते हैं एक बच्चे का जो एनवायरनमेंट है ना, उसका जो अगल बगल का जो कल्चर है, जो कम्युनिटी में जिस रहता है वो सारे के सारे उसके डेवलपमेंट पे बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट डालते हैं। इवन आप एक बच्चे को देख करके उसकी कम्युनिटी तक का अंदाज़ा लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको रिफ्लेक्ट होती है उसके अंदर, उसकी मदर टंग से, उसके हाव भाव से, उसकी और भी हरकतों से, ठीक है। तो ये बताते हैं जो पहला जो इन्होंने सर्किल बनाया है, पहला जो स्टेज बताया है माइक्रो सिस्टम, इसमें ये बताते हैं कि बच्चों के ऊपर जो इमीडिएट इन्वायरमेंट है, यानी कि बच्चों के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव बहुत कुछ लोगों से पड़ता है। उसके जो परिवार के लोग हैं, उसके माता पिता, दादा दादी, भाई बहन, जो कि चौबीसों घंटे उसके साथ रहते हैं, तो इनका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये होते बड़े कम हैं पर प्रभाव इनका बहुत ज़्यादा होता है। तो इनको इन्होंने माइक्रो सिस्टम में रखा है। मीजो सिस्टम में ये बताते हैं कि बच्चा जब स्कूल जा रहा है तो यहाँ पे बच्चे का जो कनेक्शन है वो स्कूल के साथ भी है और घर के साथ भी है। और कुछ ऐसा होता है जहाँ पे स्कूल और घर ये दोनों के जो लोग हैं वो बच्चे से कनेक्ट हो जाते हैं। कैसे होते हैं, जैसे हमने जब इंटर्नशिप किया था तो उसमें क्या होता था, पीटीएम होते थे, पेरेंट टीचर मीटिंग होते थे। तो बच्चे के पेरेंट्स को बुलाया जाता था, बच्चों की हरकतों के बारे में उनसे पूछा जाता था, घर पे वो कैसा बिहेव करता है, ये सारी चीज़ें। तो मीजो सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे बच्चे के साथ उसके स्कूल और घर के दोनों लोग जो हैं कनेक्ट करते हैं, ठीक। जो तीसरा सिस्टम है ना वो है एक्जो सिस्टम। एक्जो सिस्टम इज अ इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट। इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट इसमें क्यों रखा गया भाई? एक्जो सिस्टम का मतलब है कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है, उसका कोई बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ वो दिन भर घूमता है, खेलता है, सब कुछ, मतलब अपना आराम से स्कूल जाना, टिफ़िन शेयर करना, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक। एक दिन वो गायब हो जाता है अचानक से, मे बी उसके फादर उसको लेके किसी और सिटी में शिफ्ट हो गए, ठीक। अब वो शिफ्ट तो वो हुआ है, पापा उसके लेके गए हैं उसको, पर इफ़ेक्ट इस बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा।
मे बी वो उदास हो जाए, मे बी वो किसी से बात ना करे, या फिर कुछ ना कुछ उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ने वाला है, क्योंकि ही इज़ द बेस्ट फ्रेंड, उसका वो बेस्ट फ्रेंड है। या फिर ऐसा हो कि आप मान लो बच्चे के घर में उसकी दादी हैं, वो अचानक से कहीं चली जाती हैं, तो बच्चा बहुत, दादी गई हैं पर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। तो तीसरा हमारा कहता है कि बच्चे का जिसके साथ इनडायरेक्ट रिलेशन होता है, उसको उसके साथ कोई घटना होती है, वो कहीं आ जा रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे के ऊपर जो इफ़ेक्ट होता है उसको हम इग्जो सिस्टम में पढ़ते हैं। ठीक, यानी कि ओके, तो किसी तीसरे जिससे बच्चे का बहुत खास रिलेशन है, उसके साथ कुछ होता है और उसकी वजह से बच्चा इफेक्टेड होता है, तो इसको इन्होंने बताया है कि ये इग्जो सिस्टम है, जो कि इनडायरेक्ट इन्वायरमेंट है। बच्चा जिससे अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है, उसकी वजह से वो इफेक्टेड हो रहा है, उसकी डेवलपमेंट इफेक्ट हो रही है, तो इसको इन्होंने इग्जो सिस्टम में थर्ड लेयर में रखा है। अब फोर्थ लेयर ये बताते हैं मैक्रो सिस्टम, जिसमें कि सोशल और कल्चरल वैल्यू आ जाती है। मतलब एक बच्चा मान लो है, उसके घर में जो है रिलीजियस चीज़ें, कल्चर बहुत ज़्यादा फॉलो होती हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी बहुत ज़्यादा फॉलो करेगा चीज़ों को, जो भी उसके घर में, वो जो भी फर्दर रिलीजन से बिलोंग करता है, तो वो चीज़ों को वो फॉलो करेगा। ठीक, तो वो क्यों फॉलो कर रहा है? क्योंकि भाई उसकी कम्युनिटी ऐसी है, उसकी सोसाइटी, उसके घर के लोग, उसके अगल बगल के लोग। ठीक, उसी तरह से मान लो कोई छोटा सा बच्चा है, ठीक, उसकी वो जिस भी कंट्री का है, वहाँ की नेशनलिटी को वो फॉलो करेगा। वो जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होगी, उसके मान लीजिए हमारे वो इंडियन है, तो इंडियन तिरंगे के प्रति उसका आदर, फिर राष्ट्रगान के प्रति उसका आदर, ये सारी चीज़ें जितने भी वैल्यू हैं, जितने भी उसको स्कूल में सिखाए जाते हैं, तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें जो हैं उसको इफ़ेक्ट करती हैं। क्यों? क्योंकि वो जिस भी कल्चर में रहता है, जिस भी सोसाइटी में वो रहता है, वहाँ पे जो भी चीज़ें फॉलो होंगी, वो कहीं ना कहीं वो भी उसको फॉलो करेगा। ठीक, तो ये हमारा मैक्रो सिस्टम में आता है, इन्होंने ऐसा बताया। ठीक, अगला है हमारा क्रोनो सिस्टम। क्रोनो सिस्टम बताता है कि वक्त के साथ इंसान के अंदर जो है चेंजिंग होती रहती है, और ये तो बहुत सही बात है। इन्होंने बताई है कि चेंज ओवर टाइम, पांचवें सिस्टम को इन्होंने बताया है कि समय के साथ साथ जो है बच्चे पिछले एक्सपीरियंस को कुछ कुछ भूलते जाते हैं, नए एक्सपीरियंस ऐड होते जाते हैं, और वो क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। जैसे कि आजकल के बच्चे को आप देखेंगे ना, दे आर वेरी स्मार्ट। स्मार्टफोन, वो स्मार्ट मतलब मेरे कहने का मतलब है, वो स्मार्टफोन बड़े आराम से, 2-2 साल के बच्चे, 1 साल का बच्चा कभी कभी आप देखेंगे वो स्मार्टफोन चला रहा होता है, वो इमेज देख रहा होता है, वो चीज़ें कीपैड वगैरह आराम से यूज कर लेता है स्मार्टफोन में। ठीक है, अभी हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था, हम टेलीफोन यूज करने वाले उससे हैं, हम 90s वाले। तो ऐसा होता था कि अभी क्या होता है कि बच्चे जो है वक्त के साथ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आ गई है, अब 5G सिस्टम आ गया है, तो वक्त के साथ बच्चे क्या हो रहे हैं, चेंज हो गए। अब बच्चों के सामने आप ऐसे फ़ोन लेके जाओ तो वो पोज देंगे फोटो के लिए। तो ये चीज़ें हैं, तो इसको इन्होंने क्रोनो सिस्टम के अंतर्गत इंक्लूड किया है। तो ये इनका जो था ब्रेनर जी का जो है ये जैव पारिस्थितिक जो है सिद्धांत था। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी, और इसकी PDF मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगी जल्दी ही, और पढ़ाई करते रहें। बेस्ट ऑफ लक।